A very warm welcome, guys. Hello, this is Kanchan Gupta. So, welcome you all to my session. This is for the गुजरात सेट के जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो कि अभी जो है 1 दिसंबर को पेपर देने जा रहे हैं। मैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया जो है एक सेशन लेके आने आई हूँ, जो कि आप इसको एक वन लाइनर जो है कह सकते हो, जहाँ पर मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्टली आंसर्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इससे क्या होगा, पेपर का बहुत ही क्विक एक तो क्या होगा, रिवीजन होगा, बहुत ही क्विक रिवीजन होगा। ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस दूंगी और सिर्फ आंसर्स दूंगी। क्या होता है, आप दिस इज बिकॉज दिस इज द लास्ट मोमेंट डिस्कशन। ठीक है, दिस इज द वेरी लास्ट मोमेंट डिस्कशन है, तो ये रिकॉर्डिंग है, एब्सोल्युटली रिकॉर्डिंग है, जिसको आप जो है क्या करोगे, स्किप कर कर भी इसको ले सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं। ये पार्ट आपका जो है 2002 का पेपर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पास जितने भी पेपर्स हैं ऑलमोस्ट, और गुजरात के मेरे पास सारे ही पेपर्स आपको सॉल्व मिल जाएंगे। तो 2002 से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। ये पेपर जो है आपका 2002 का है। तो क्विक करेंगे, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेयर वी गो। Here we go with the very first question. Quick रहेगा। देखिए, which of the following statement is not true according to the रूसो। रूसो जो थे ना, ये बॉयज और गर्ल्स को सिमिलर एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसके फेवर में नहीं थे। ठीक है, इसीलिए इनका पहला आंसर आता है कि बॉयज एंड गर्ल्स शुड हैव अ सिमिलर एजुकेशन। तो रूसो के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट गलत थी। आज ये फिलॉसफी हमें क्या बताती है, किस लिए नेसेसरी होती है। बेसिकली फिलॉसफी जो है हमें एजुकेशन के गोल्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन को डिसाइड करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जिस्टेंस प्रिसाइड। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म से आया है, जहां पर ये बताया गया है कि मैन सबसे पहले आता है, फिर उसकी एग्जिस्टेंस आती है। उसके बाद जो वो अपनी चॉइसेस और फ्रीडम से क्रिएट करता है, वो उसकी एजेंस हो जाती है। तो सब इसीलिए कहते हैं एग्जिस्टेंस जो है वो पहले आई है। स्कूल जो है आपका कोर करिकुलम को फेवर करता है, दैट विल बी योर आइडियलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड विद द प्रेगमेटिज्म। देखिए, प्रेगमेटिज्म जो है वो हमारी ग्रोथ को डिपेंड करता है, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, वो हमारी यूटिलिटी की, जिस भी चीज में यूटिलिटी होगी, प्रैक्टिकलिटी होगी, इन चीजों को फोकस करता है। फीलिंग के साथ इसका नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म जो होता है वो आपका नॉन मेटाफिजिकल में आता है। याद रखिएगा, आपका नॉन मेटाफिजिकल में आता है। ठीक है, आ जाओ। हु इज एसोसिएटेड विद द किंडरगार्टन पैटर्न ऑफ एजुकेशन। किंडरगार्टन में फ्रोबेल का बहुत बड़ा जो है एक योगदान रहा है, फ्रोबेल का। फिर है विच द कॉन्सेप्ट ऑफ जो है सुप्रामेंटल। सुप्रामेंटल और बिंदु ने दिया था, आपको पता है। इंटेग्रल एजुकेशन जो था, जिसमें उन्होंने साइकिक, साइक है, स्पिरिचुअल है, इन सब के बारे में बताया। उन्होंने एक सुपरामेंटल पावर के बारे में बताया, जो कि योगा से आप इनेट कर सकते हो। बेसिक एजुकेशन में क्राफ्ट को फोकस किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स इज नॉट हेल्ड बाय द मार्क्सिज्म। ठीक है, कौन सा बिलीफ है कि रेवोल्यूशन लाना, ठीक है, क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन करके क्लासलेस सोसाइटी फॉर्म करना, बिल्कुल। प्रोडक्शन ओरिएंटेड, यस बिल्कुल। इकोनॉमिक्स शुड हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द करिकुलम, ये वाला पॉइंट नहीं था। ठीक है, बेसिकली उनका जो है ऐसा सच करिकुलम फोकस नहीं था। वो सोसाइटी चाहते थे, सोसाइटी फोकस्ड थे। बुद्धिस्टिक जो है डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। सोल पे डिपेंड नहीं थे। हाँ, मोमेंट्रीनेस होनी चाहिए, ये बिकमिंग अ वर्ल्ड होना चाहिए, लॉ ऑफ कर्म पे बिलीव करते थे। बट सोल है और सोल की एग्जिस्टेंस है, इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सांख्या, जो नॉर्मल कॉज ऑफ फिनोमिनल वर्ल्ड होता है, दैट विल बी योर प्रकृति। वेरी गुड, प्रकृति। अविद्या इन वेदांता, दो हमारे सूत्र रहे हैं, एक अविद्या और एक विद्या। तो अविद्या क्या आता है, अविद्या क्या है, माया ऑपरेटिंग इन द इंडिविजुअल माइंड। एक इंडिविजुअल के माइंड में जो माया घर कर जाती है मटेरियल थिंग्स को लेके, दैट इज कॉल्ड अविद्या। क्लियर? आ जाओ। द पॉलिसी ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बिटवीन द वेरियस सोशल क्लासेस एम्स एट द इक्वलाइजिंग देयर। अब हम इक्वालिटी की जब बात कर रहे हैं कि इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी ऐसे होनी चाहिए, है ना, उसके लिए हम किसकी बात करते हैं, एंट्री टू द स्कूल में। हम कोई फाइनेंशियल स्टेटस की इक्वालिटी नहीं कर रहे हैं, हम किसी अचीवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं जो बच्चों की एंट्री है ना, साथ स्कूल्स भेजने में ही बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, इक्वालिटी नहीं है। सोशियोलॉजिकल जो थिंकर्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटी बाय मीन्स ऑफ सोशल लाइफ पे डिपेंड होती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सोशलाइजेशन इज, व्हाट इज द सोशलाइजेशन? दिस इज द प्रोसेस जहां पे एक इंडिविजुअल अडेप्ट करता है टू हिज द सोशल एनवायरनमेंट को। प्रोसेस ऑफ अकल्चरेशन है, एक होता है एनकल्चरेशन, एक होता है एक्कल्चरेशन। एनकल्चरेशन होता है अपने कल्चर को फॉर्म करना, अपने कल्चर को जो है मानना, फॉलो करना, और एक्कल्चरेशन होता है द फॉलो ऑफ अदर कल्चर्स, जो है उसको अपने अंदर समाहित करना। तो बोथ ऑफ दी अबव इज करेक्ट है। फिर आता है सोशल मोबिलिटी, क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल का वन सोशल क्लास से लेकर अनदर सोशल क्लास में, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। सोशलाइजेशन कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की थ्रू आउट लाइफ जो है क्या होता है आपका? सोशलाइजेशन चलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है? पॉलिटिकली कि सिटीजनशिप एजुकेशन है कि यहाँ पे लोगों को कैसे रहना है, कैसे सिटीजनशिप को मेंटेन करके रखना है, वो यहाँ पर सिखाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? नहीं है में बताना है। दिस इज दिस इज गाइस मैराथन सेशन है, तो आई हैव टू टेक 3-4 पेपर्स इन अ वन क्लास में। मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा अभी जो पेपर चल रहा है वो 2002 का पेपर है, ठीक है, गुजरात सेट का, राइट। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो वो आएगा, हायर एजुकेशन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हमें सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके आना है तो उस टाइम पे हायर एजुकेशन इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन कि हम उसको मेंटेन करें या उसको हम लोग आगे लेके जाएं। एंडोजीनियस सोशल चेंज होती है प्लानिंग। एंडो मतलब होता है घर से, यानी कि आपकी प्लानिंग में जो होना चाहिए। एजुकेशन इज अ क्वांटिनम है। एंड 23 में आता है, फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंस्ट्रेंट ऑन मॉडर्नाइजेशन। आपका जो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो इन्फ्लुएंशियल कंस्ट्रेंट है वो आपका वाइड स्प्रेड इलिटरेसी है, कि हमारी मॉडर्नाइजेशन में जो सबसे बड़ा बाधा बनती है वो कौन है? वाइड स्प्रेड इलिटरेसी, अज्ञानता। ठीक है। सोशल चेंज इन इंडिया, भारत में अगर हम सोशल चेंज की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रेंट है ड्यू टू दी रिजिडिटी। हमारी सोसाइटी ना एक तो क्लोज सोसाइटी है, मोस्ट ऑफ द सोसाइटी इज क्लोज सोसाइटी, तो यहाँ पे आप क्या मिलेगी? रिजिडिटी मिलती है। तो रिजिडिटी किस चीज की मिलती है आपको? कास्ट के स्ट्रक्चर की। किसकी मिलती है? कास्ट स्ट्रक्चर की। 25 पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग। डेमोक्रेसी है, स्ट्रैटिफिकेशन है, रिलीजन है एंड कल्चर है। कॉमन राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं, इक्वल प्रेस्टीज एंड कॉमन बिलीफ। तो डेमोक्रेसी बिलीव करती है आपका दैट इज द इक्वल राइट्स पे, ठीक है, ओ टी। ठीक है। उसके बाद आता है स्टार्टिफिकेशन, यानी कि आपका इक्वल प्रेस्टीज। रिलीजन जो आता है आपका दैट इज कॉल्ड योर कॉमन राइट्स में, कि आपके पास। एंड कल्चर इज योर कॉमन बिलीफ। कल्चर किससे बनता है? कॉमन बिलीफ से बनता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो। पर्सन फील्स वेरी गुड व्हेन ही नोज दैट ही इज एक्सेप्टेड बाय द अदर्स। वो बड़ा अच्छा फील करता है। इसको क्या कहते हैं? नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनापन, है ना, अपनापन। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27 पे, अ गिफ्टेड चाइल्ड पोजेसेस, एक जो गिफ्टेड बच्चा होता है उसके पास ऑलमोस्ट हाई इंटेलिजेंस होती है, आईक्यू लेवल उसका अच्छा जाता है, एक्सेप्शनल एकेडमिक परफॉर्मेंस भी शो करता है, क्रिएटिविटी भी रहती है। तो ऑलमोस्ट ऑल आएगा इसमें। इंटरफेरेंस थ्योरी, इंटरफेरेंस थ्योरी किसको कहते हैं? नेगेटिव ट्रांसफर में, यानी कि जब आपने कोई चीज सीखी है, यू कांट ट्रांसफर। जैसे आप साइकिल चलाते हो, है ना, आपने साइकिल को ड्राइव करना सीखा है, साइकिल कैसे चलाते हैं, उसको आप कार ड्राइविंग में यूज नहीं कर सकते। दिस इज नेगेटिव ट्रांसफर, कि किसी लर्निंग को आप ट्रांसफर नहीं कर पाते हो। दैट इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस, जो है इंटरफेरेंस थ्योरी। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हु गेव दिस थ्योरी, ठीक है। द इनएबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द इनएबिलिटी टू द फंक्शन नॉर्मली थ्रू वन और मोर ऑफ द सेंस सिग्निफाइज करता है। इनएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, तो हम उसको किस चीज की? सेंसेस की इनएबिलिटी को हम सेंसरी इम्पेयरमेंट बोलते हैं बच्चे, ठीक है। 30 में आ जाओ, ये आगे एक्सिलरेट करना। आपने देखा ना, गाड़ियों के अंदर एक एक्सिलरेशन होता है, जिस एक्सिलरेटर होता है जिसके अंदर स्पीड को एक्सिलरेट किया जाता है। तो एडवांसमेंट ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स को हायर ग्रेड लेवल पे एक्सिलरेशन करना, मतलब उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है ऐसे बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को, जिससे वो हायर ग्रेड तक जा सके, ठीक है। द थ्योरी दैट थ्रू परसेप्शन पीपल कैन पुट द थिंग्स टुगेदर, अपने परसेप्शन से चीजों को आपस में इकट्ठा करते हैं। परसेप्शन, गाइस, परसेप्शन जो है वो आपने देखा है ना, इनसाइट थ्योरी। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये एक पजल रख दिया है, ये है जीरो, और मतलब ये है ओ और ये है ए, और काफी सारे मैंने इसमें से रास्ते निकाले हैं। आपको पजल्स नहीं होती, ये बी रास्ता है,
काफी सारे रास्ते थी। तो मैंने आपसे पूछा है कि जो ओ को अगर अपने डेस्टिनेशन तक जाना है, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा यहाँ पे ओ तक आएगा, है ना? तो आप एक अनुमान लगाते हो, परसेप्शन लगाते हो, एक इंसाइट करते हो कि ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो वो ऐसे मुड़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंसाइट, जो आप अंदरूनी अपने अंतर मन में जो है एक मैपिंग करते हो, या एक अपने जो है अंदाजा लगाते हो। व्हेन अ पर्सन इज इक्वली अट्रैक्टेड होता है दो गोल्स की तरफ, मतलब उसको टॉफी भी चाहिए, उसको चॉकलेट भी चाहिए, तो वो दोनों ही चीजें चाहता है, तो वो अप्रोच 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 कहलाती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हु गेव ये अप्रोच अप्रोच वाला जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। द प्रोसेस थ्रू विच वी एक्वायर इमोशंस एंड टेम्परामेंट एसोसिएटेड विद वन फीलिंग। अगर आप चाहते हैं अपने इमोशंस को अगर मेंटेन करते हैं, या टेम्परामेंट जो आपकी गुस्सा है, आपके अंदर एग्रेशन है, जो भी अपनी फीलिंग्स के साथ जो आप कंट्रोल करते हो या उसको जो है करते हो, उसको क्या कहते हैं? अफेक्टिव डोमेन ना, अफेक्टिव लर्निंग। नाउ हिरार्किकल जो लर्निंग होती है, हिरार्किकल लर्निंग जो होती है, दैट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द रीजंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सी चीजों में जाना। ठीक है, ये आपकी हिरार्की का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है हिरार्की का स्ट्रक्चर? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना। याद रखेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। एंड इफेक्टिव क्लासरूम जो टीचर होता है इस वन कौन होता है? जो कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानता है। नाउ क्वेश्चन 36, अकॉर्डिंग टू फील्ड थ्योरी। फील्ड जो थ्योरी होती है उसमें पर्सन का जो बिहेवियर होता है बेसिकली डिपेंड करता है कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन किस चीज के बीच में? पर्सन का उसके एनवायरमेंट के बीच, पर्सन का उसके एनवायरमेंट के बीच में। अभी अभी हाल में अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें था टॉलमैन की फील्ड थ्योरी, है ना? टॉलमैन की फील्ड थ्योरी। अब टॉलमैन जो बिलीव करते थे, किस पे बिलीव करते थे? टॉलमैन बिलीव करते थे मैपिंग पे, टॉलमैन बिलीव करते थे लेटेंट लर्निंग पे। टॉलमैन कहते थे कि भाई ऐसा नहीं है कि स्टिमुलाई ही है जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है हमारे गोल्स, जिस चीज के लिए हम डे बाय डे स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। विच मेथड ऑफ लर्निंग इज एडवोकेटेड बाय कनेक्शनिज्म इज द ट्रायल एंड एरर। दोनों के बीच में जितने आपने ट्रायल की, फिर एक जो स्टूडेंट होता है वो उनके बीच में कनेक्शन सा लगा के देखता है और फिर अपने जो है मंजिल तक पहुंच जाता है। Question number 38. Researcher wants to study effectiveness of three methods of teaching. Three methods थ्री मेथड्स लगाए हैं, उनके बीच में इफेक्टिव देखना चाहता है कौन सा मेथड मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। तो ये किस तरह की रिसर्च में आता है? ये आता है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, 30 पे आ जाइए, 39 पे आ जाइए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री इज द डिस्कवरी ऑफ सोशल डिस्टेंस, इंटरेक्शन, कोहेसिवनेस। बिल्कुल, ये तीनों ही चीजें आती हैं इसमें। सोशियोमेट्री बेसिकली द टेक्निक होती है जिसमें हम बच्चे के सोशल पैटर्न को समझते हैं कि एक बच्चा कितने लोगों से बात करता है, किस टाइम करता है, कैसे करता है, कितने लोग उसके फ्रेंड्स हैं, उसके ग्रुप में कितने हैं, कितने लोगों से वो खाना खाना पसंद करता है, घूमना पसंद करता है। ये उसका पूरा सोशियोमेट्री है। ठीक है, तो 40 पे आते हैं। व्हेन पॉपुलेशन इज होमोजीनियस होती है, जब पॉपुलेशन में होमोजीनियस होती है तो हम रैंडम लगाते हैं। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट कौन सी है? डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स आर डायकोटोमस होते हैं। ठीक है, जो mean achievement of the student studied through the lecture method will differ from that the student studied through the PLM। ठीक है, किस टाइप की हाइपोथेसिस है ये एक तरह की नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं। राइट, उसके बाद आते हैं 43 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का कौन सा मेथड नहीं है? तो KR20 इज ऑल्सो रिलायबिलिटी मेथड। टेस्ट रीटेस्ट इज ऑल्सो मेथड, and split up is also a reliability. Factor analysis is not the method. Factor analysis is not the method। ठीक है, in order to analyze the data through chi square, जब हम chi square लगाते हैं, है ना? And yes, in order to analyze the data through chi square, the measurement of variables should be, options are interval scale, ordinal scale, nominal scale and ratio scale।
हाँ जी, इट कैन बी बोथ। ठीक है, ये हो सकता है, जैसे यहाँ पे मोस्टली जो हमारा काई स्क्वायर का डेटा रहता है वो नॉमिनल या ऑर्डिनल पे हम लोग कर सकते हैं, राइट। मतलब नॉमिनल आप ले सकते हैं, अगर काई स्क्वायर आएगा तो आप नॉमिनल डेटा पे कर लेना। ठीक है, आ जाओ 45 पे। व्हेन वो बोथ द वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूअस एंड आउट ऑफ विच वन वेरिएबल, यस वन वेरिएबल आपका डायकोटोमस है, वन वेरिएबल डायकोटोमस है एंड वन इज कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो वो आपका बाई सीरियल में आता है। क्या आता है? बाई सीरियल में आता है। इफ द वैल्यू ऑफ कुटोसिस की इज ओके, जब अगर आपकी कुटोसिस की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.26 गाइस, जब ये नॉर्मली इक्वल होता है कुटोसिस, अगर आपका इक्वल, देखिए आपको पता है मैंने पहले बताया था एलएमपी यानी कि जो टॉप पे रहता है। ठीक है, एलएमपी जो टॉप पे रहता है, एक होता है मेसोकार्टिक और एक होता है बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, जिसको एलएमपी प्लेटोकार्टिक, प्लेटोकार्टिक जो का जो केयू होता है दैट इज 0.263 होता है, और जो इसका होता है वो होता है केयू 0.263, और यहाँ पर जो मेसोकार्टिक का होता है वो इक्वल में आता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 47 है, मीन अचीवमेंट ऑफ 10 स्टूडेंट का 50 है, 10 बच्चों का है। इफ 5 इज एडेड टू द ईच स्कोर में अगर हमने 5 ऐड कर दिया है तो उसका जो मीन स्कोर आएगा वो 55 आएगा। ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए स्टैंडर्ड एरर का। स्टैंडर्ड एरर का जो मल्टीपल आपका कोरिलेशन है, मल्टीपल कोरिलेशन का 1 - r² अपॉन में n - m का होल, राइट। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिलेशनशिप आपको बताना है, ये भी एक फॉर्मूला है, बहुत सेंट्रल टेंडेंसी का फॉर्मूला है, जिसमें आपका मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस जो है 2 मीन आता है। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन आता है। नाउ इन रिसर्च में अगर हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस लगाते हैं, ठीक है, इन विच रिसर्च हाइपोथेसिस इज नॉट यूज, हाइपोथेसिस नहीं लगा सकते, हाइपोथेसिस नहीं लगा सकते। Yes. In which research statistical hypothesis is not used? Options are experimental, ex post facto, qualitative, descriptive. In which research statistical hypothesis is not used? Options are experimental, ex post facto, qualitative, descriptive. यस, सो दिस इज, देखो हमने 17 जो है मिनट्स में एक पूरा पेपर डिस्कस कर लिया। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगी काफ़ी सारे पेपर्स जो है वो आपके साथ डिस्कस हो जाए, ताकि आपका जो लास्ट मिनट की प्रिपरेशन है वो पॉसिबल हो पाए। सो हेयर वी गो विद ये 2003 का पेपर रहेगा। एक सेकेंड पेन ले लूँ। हाँ जी, तो ये आपका 2003 का पेपर रहेगा। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो 2002 का पेपर था। ठीक है, तो उसमें ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन थे। इसमें मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स है। ये गुजरात सेट है गाइस, गुजरात। ठीक है, गुजरात का 2003 में जो पेपर आया हुआ है गुजरात सेट में, ये वो है। इसको भी हम वन लाइनर की तरह क्वेश्चंस करेंगे, जहां डिस्कशन की जरूरत होगी दैट विल डू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है बिलीव अबाउट नॉलेज, नॉलेज पे बिलीव कौन करता है? रियलिटी जो है स्पिरिचुअल इन नेचर होती है, मैन इंटरप्रेट्स द रियलिटी फॉर इट्स पर्पस। हाँ जी, ये वाला आता है आपका, कि इसमें से कौन सी आपको ये बता रहा है कि नॉलेज के ऊपर आपका बिलीव है, तो वो यहाँ आता है मैन इंटरप्रेट्स। ठीक है, विच ऑफ द इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव करती है कि रियलिटी इज द मल्टी कॉन्टेक्चुअल एंड मल्टी परसेप्चुअल होती है, दैट इज द जैनिज्म। जैनिज्म बिलीव करता है कि हमारी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसके मल्टी फेस्टेड है, जहाँ आपने सियासत और आपने अनेकाधवाद के बारे में पढ़ा होगा, है ना, तो यहीं पे डिस्क्राइब होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट कंसीडर करता है इंट्रोस्पेक्शन को एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, की एक इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, अंतः निरीक्षण होना चाहिए सबसे पहले। तो वो आता है आपका पॉजिटिविस्टिक, पॉजिटिविस्टिक रिलेटिविज्म। ठीक है, पॉजिटिविस्टिक रिलेटिविज्म। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, व्हेन एवर फिलोसफी हैज बीन टेकन सीरियसली, जब भी हमने फिलोसफी को सीरियसली लिया तो इट हैज ऑलवेज बीन अज्यूम्ड दैट इट सिग्निफाइड जो है अचीविंग अ विजडम दैट वुड इन्फ्लुएंस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द लाइफ। तो ये जॉन डीवी की स्टेटमेंट है, कि प्रोफेसर जॉन डीवी ने ये कहा कि जब भी फिलोसफी को हैज बीन टेकन सीरियसली, जब भी हम फिलोसफी को सीरियसली लेंगे, वो एक तरीके से आपकी विजडम की तरह हमें अचीव करने में हेल्प करेगी, और जो कि इन्फ्लुएंस
ठीक है, और उससे हमारे जो लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो ही प्लीडेड फॉर द प्रैक्टिकल फिलोसफी, उन्होंने कहा कि अगर आप फिलोसफी को अपनी लाइफ में डाल रहे हो तो दैट शुड बी प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिकॉज ही बिलीव्स इन दी प्रोग्रेसिविज्म, ही बिलीव्स इन दी प्रोग्रेसिविज्म पे बिलीव करते थे जॉन डीवी। तो उनके अकॉर्डिंग था कि भैया अगर आप फिलोसफी को अपनी लाइफ में लेकर आ भी रहे हो तो दैट शुड बी, ही प्लीडेड फॉर द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के लिए लाइए। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म, अगर हम जैनिज्म को लेते हैं, परसेप्शन क्या होता है जैनिज्म के अकॉर्डिंगली? परसेप्शन क्या होता है? वो जिसको हम रिसेप्टिव, अ पर्सन रिसेप्टिव टू द एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट पे। द एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ द एजुकेशन। डायनेमिक साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एजुकेशन जो होती है दैट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये किसका? फिलोसफी का। एंड फिलोसफी इज द थियोरेटिकल एस्पेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डायनेमिक साइड है ये। एक वेदांतिक टीचर जो होती है विल नॉट पनिश हिज स्टूडेंट्स, को पनिश नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म रिसाइड्स इन द चाइल्ड, क्योंकि वेदांतिक टीचर ये समझती है कि हर एक मनुष्य के अंदर एक जो है गॉड कह सकते हैं, गॉड तो नहीं, आप एक कह सकते हो एक ब्रह्म जीवित रहता है ना, इसीलिए वो उनके पनिशमेंट के ऊपर बिलीव नहीं करती है। क्लासरूम एक इल्यूजन है, सिंफुल पनिशमेंट है, ये इसमें नहीं आती है। वो इज दी एग्जिस्टेंशियलिस्ट, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके जेके सेट में भी बहुत बार मिल जाएगा, क्योंकि बार बार आपसे पूछा गया कि आपको प्रोफाउंड, आपको एक्सपोनेंट्स पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। निसाचे हैं या किरदार तो है ही है, रुबर नहीं सुना मैंने, सात्रे भी हैं, तो आपका ऑलमोस्ट ऑल ही है, निसाचे भी सुना है ये, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप ऑल लगा लेंगे। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन, गाइस मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है दैट इज केम फ्रॉम दी विवेकानंद थ्योरी। ठीक है, उन्होंने कहा मनुष्य के अंदर, मैन के अंदर जो है ऑलरेडी सब कुछ है। हमारा रिलीजन, हमारी एजुकेशन उसको क्या करता है? मैनिफेस्ट करता है। मैनिफेस्ट मतलब निकालता है, बाहर निकालता है, जो कि ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग के अंदर है। जो इंटरनल इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन के अंदर की जो इंटेग्रल एजुकेशन आपने सुना है ना, इंटेग्रल एजुकेशन यहीं से आया। सुपरामेंटल आपने सुना है, सुपरमेंटल वो भी आपके अरबिंदो की फिलोसफी से ही निकल के आया है। तो इंटरनल इवोल्यूशन ऑफ मैन का जो है, हम हाँ मैंने हमेशा अपनी क्लासेस में आपसे बोला है कि जो ये मैन होता है, मतलब जो आप ह्यूमन बींग के बारे में, मैन के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो वो विवेकानंद जी करते हैं, क्योंकि उनके लिए एक ह्यूमन बींग की जो इंपॉर्टेंस है, सेल्फ इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इवोल्यूशन की बात की है, इंटरनल इवोल्यूशन की बात की, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारे अरबिंदो जी हैं जिसने इंटेग्रल एजुकेशन की बात की है यहाँ पे। ठीक है, हु डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यू इन एडवांस में, वो है प्रेगमेटिज्म, क्योंकि वो कहते हैं चीजों को प्रैक्टिकल करो, कुछ और ये कॉन्टिन्यूस होती है, तो पहले से कुछ भी प्रीडिटरमाइंड नहीं होता है, इन एडवांस तो बिल्कुल नहीं होता है। रियलिस्ट जो होते हैं हमारे रियलिस्ट, जो हमारे साइंटिफिक एजुकेशन पे बिलीव करते हैं, सेंसेस पे करते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स पे बिलीव करते हैं, वो मोर एम्फेसिस करते हैं यस ऑब्जेक्ट पे। गाइस अब ये वस्तु है, जैसे क्या कहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट की ना अपनी आइडेंटिटी, अपनी रियलिटी होती है। क्या होती है? अपनी रियलिटी, चाहे वो हमारी आंखों के सामने हो चाहे वो ना हो। जैसे कि एक रोज है, ठीक है, मैं अगर आपके मैंने एक रोज वर्ड नाम लिया, आपको पता है रोज एग्जिस्ट करता है, करता है, अभी हमारे सामने हो चाहे ना हो, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक जो है उसकी एक जो है पहचान है। तो यहाँ पे वही बात करते हैं कि रियलिस्ट मोर एम्फेसिस करते थे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। The essential prerequisite more for modernization, मॉडर्नाइजेशन के लिए जो सबसे पहली जो जरूरत है वो हमारा कल्चर में चेंज लाना है, तभी हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं अप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द सोशियोलॉजी के जो भी प्रिंसिपल हैं, जब हम वो एजुकेशन में अप्लाई करते हैं दैट विल बी कॉल्ड द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। द स्कूल इज यूजुअली कंसिडर्ड एज अ सब सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, ये भी बहुत पॉपुलर फ्रेज है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की जो हम कहते हैं, इज नॉट एसोसिएटेड, इसमें से एसोसिएटेड नहीं है। नवोदय विद्यालय से हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें हमने कोशिश किया है, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल्स में सारे हैं, पब्लिक स्कूल्स में मोस्टली आप देखेंगे कि ये कोई इक्वालिटी पे फोकस नहीं होता, जिनके पास पैसा है जो फीस भर सकते हैं, आइए और एडमिशन ले लीजिए। Now, question number 17, the education of individual is considered to be the subordinate to the state in which of the following, यहाँ पे आता है कि आपको एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की जो एजुकेशन होती है वो सबॉर्डिनेट टू द स्टेट की होती है, तो उसे टोटलिटेरियन स्टेट कहा जाता है, सर्व स्वावलंबी स्टेट होता है ना, वो कहते हैं। आफ्टर पासिंग
द स्टेट, अगर आपका स्टेट पास हो जाता है तो एक स्कूल टीचर बिकम अ लेक्चरर इन अ कॉलेज। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सोशल मोबिलिटी। रहेगी तो वो टीचर, लेकिन उसकी क्या बन जाएगी, वो एक स्कूल टीचर से किस में आ जाएगी, लेक्चरशिप में। तो किस कैसी मोबिलिटी हुई, अपवर्ड मोबिलिटी हुई उसकी, ठीक है। इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस में बी कंस्ट्रक्टेड, इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस में बी कंस्ट्रक्टेड रिलेटेड इश्यूज। मतलब आपके जब इक्वालिटी आती है उसके बाद जो एक्सीलेंस आता है वो बेसिकली आपका दोनों ही आपस में क्या है, एक रिलेटेड है, ठीक है। मेजर अगेंस्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है, ये एक रिलेटेड चीजें हैं आपस में, इक्वालिटी और एक्सीलेंस। नाउ क्वेश्चन 20 कहता है मेजर कंसर्न जो है सोशियोलॉजी का, सबसे ज्यादा जो बेसिक कंसर्न रहता है प्रोविजन फॉर कंट्रोल करना ऑफ द डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इन द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के अंदर जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है ना, उसको कंट्रोल करना, वो यहाँ पे आता है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन करना, ट्रांसलेट करना, ट्रांसक्रिएशन करना या ट्रांसमिशन करना। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट आता है आपका ट्रांसक्रिएट, यानी कि जब भी कोई चीज आप नई क्रिएट कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। एक चीज से अब हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो ये भी बहुत इजीली हो जाता है। किसी चीज का ट्रांसक्रिप्शन निकाल रहे हो वो भी इजी होता है, ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिशन भी इजी होता है, लेकिन किसी चीज को ट्रांसक्रिएशन करना, यानी कि ऑलरेडी चीज होती है उसको ट्रांसमिट करना, ये काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। टू बी क्वेश्चन 22, to be considerate to others people needs and feeling one must have। अगर हम किसी की नीड्स पे और उसकी फीलिंग्स पे, नीड्स पे एंड, हाँ जी, अगर हम उसकी नीड्स पे, उसकी नीड्स पे, तो भी जो है कंसिडर टू दी अदर्स नीड्स एंड फीलिंग्स, तो हम उसकी सोशल सेंस कर रहे हैं कि एक अगर हम किसी की फीलिंग्स और उसकी जरूरत के ऊपर बिलीव करते हैं तो वो सोशल सेंस में आता है। इफ द वर्ल्ड ऑफ सोरो, कोल्ड वॉर, कॉम्पिटिशन इस कन्वर्ट हो जाता है स्माइल के अंदर या को एग्जिस्टेंस के अंदर या कॉर्पोरेशन की फीलिंग्स में, अगर वो ट्रांसफर हो गया है तो वो क्या कम्युनिज्म आता है, नो। लोकल इंटरेस्ट, नो। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर सिग्निफिकेंट, नो। ये आता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि हमारे जो सौरव है, हमारी जो कोल्ड वॉर चल रही है दैट शुड बी जो है कन्वर्टेड इनटू कॉर्पोरेशन फीलिंग्स। तो वो हमारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में आता है कि वी शुड अंडरस्टैंड द अदर्स फीलिंग्स, ग्लोबलाइजेशन लाइक देम। इन एनी डेफिनेशन में एजुकेशन सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी का कीवर्ड होता है। सोशियोलॉजी में इंडिविजुअल बेस्ड नहीं होता है, एनवायरमेंट बेस्ड नहीं है, सोसाइटी बेस्ड नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन द इंटरैक्शन। ऑल बिहेवियर इज कॉज्ड बाय द नीड, सारे ही बिहेवियर हमारी ज़रूरतों से जो है ओरिजिनेट होते हैं अटेनमेंट ऑफ द गोल्स के लिए। हमें किसी गोल्स को अचीव करना होता है उसके लिए ये होते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। यस, 26 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज मोस्ट क्लियरली डिफाइंड बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, हमारी हेरिडिटी क्या डिसाइड करती है, हमारी हेरिडिटी डिसाइड करती है लिमिट्स, हमारी जो डेवलपमेंट है ना उसकी, ठीक है, क्या करती है, लिमिट। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इज मोस्ट क्लियरली डिफाइंड बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी डिफाइंस द लिमिट्स, ठीक है। which with which of the following need the physical education teacher, अब जो पीटी टीचर्स होते हैं इज नॉट कंसर्न डायरेक्टली, इनमें से किसमें, प्रमोशन ऑफ फिजिकल फिटनेस में प्रमोट करना, इमोशनल मेच्योरिटी, एटीट्यूड, नन ऑफ द अबव, ऑल हिज आर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। 28 में चिल्ड्रन हूज कैपेबिलिटीज आर इधर हायर और लोअर, अगर बच्चा है उसकी कैपेबिलिटी चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, वो बच्चा क्या कहलाता है, स्पेशल कहलाता है। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं व्हाट इज दी स्पेशल चाइल्ड, क्या होता है स्पेशल चाइल्ड, नॉर्मल से चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, यानी कि अबव, हायर, IQ वॉट एवर एंड लोअर, वो बच्चा स्पेशल बच्चा कहलाता है। चाहे वो गिफ्टेड हो चाहे वो डिलिक्वेंट हो, दे आर स्पेशल। लर्नर्स प्रॉब्लम जो होती है सॉल्विंग बिहेवियर इन द क्लासरूम में, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इज मैनिफेस्टेड इन। अब लर्नर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर क्लासरूम में सीख रहा है ना,
तो मैकेनिकल एप्लीकेशन करेगा, क्यों करेगा? बिहेवियर के अंदर मैकेनिकली चीजें क्यों करेगा? सच ऑफ हिज बिहेवियर्स आर एज एनालाइजिंग करना, डायग्नोसिंग करना, फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस करना एंड जो है टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस। ये है, देखिए जब भी बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बिहेवियर है उसको जज कर रहा है, क्लासरूम में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो क्या करेगा? उसमें एनालाइज करेगा, सिचुएशन को डायग्नोस करेगा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस को फॉर्म करेगा, उसके बाद टेस्टिंग करेगा उस हाइपोथेसिस की। तो आपका बी ऑप्शन इज डेफिनेटली डेफिनेटली करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर है 30। अ टीचर्स की जो सक्सेस होती है इन द अराउजल एंड सस्टेनेंस ऑफ इंटरेस्ट में ऑफ हिज स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट इज कॉन्टिजेंट अपॉन हिज। एक टीचर की सक्सेस उसकी अराउजल या उसकी जो है इंटरेस्ट ऑफ हिज स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए बच्चा कुछ नई चीज़ों को सीखना चाह रहा है, न्यू कॉन्सेप्ट को लेना चाह रहा है, और टीचर जो है उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहती है, तो कॉन्टिन्यूस ऑफरिंग ऑफ इंसेंटिव्स, क्या उसको इंसेंटिव्स के लिए जो है ऑफर किया जाए। यूज ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिजल्टिंग इन ऑप्टिमम इंटरेक्शन, की कोशिश करिए कि सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर काम किया जाए। किसके ऊपर? सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर काम किया जाए, यानी कि सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है और बच्चे कैसे उसके लिए आपको रिएक्ट करेंगे। तो सोशियो साइकोलॉजिकल के ऊपर एक टीचर को काम करना चाहिए अगर वो बच्चे का पूरा अराउजल मतलब पूरा अटेंशन लेना चाहती है, प्लस कोई न्यू कॉन्सेप्ट को सिखाना चाहती है। तो द टीचर शुड एंड मस्ट वर्क ऑन द सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे। Now 31 पे education and psychology are related to each other because these subjects are psychology और education क्या है? Enable us to understand what, why and how। ये हमारी what, why एंड हाउ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हेल्प करती है ह्यूमन बिहेवियर से। ठीक है, और बचपन से लेकर, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, इन्फेंसी से लेकर एडल्टहुड हो चाहे वो होल लाइफ जो है आपकी साइकोलॉजी हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है ह्यूमन बीइंग का, बेसिकली फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इसमें देखा जाता है। ठीक है जी, दिस इज नॉट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट द यस। तो ये आपका जो है फिजियोलॉजिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कि जब हमारी जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली हम किस फॉर्म में देखते हैं? फिजिक्स की वाइज में, फिजियोलॉजिकल की फाइव कि हमारी हाइट कितनी बढ़ रही है, हमारा वेट कितना बढ़ रहा है, ये सब हमारी ग्रोथ पे होता है। उसके बाद जो हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारी लैंग्वेज का कैसा डेवलपमेंट है, लर्निंग डेवलपमेंट कैसा, आपने सुना होगा। ये सारी चीज़ें जो हमारी साइकोलॉजी को डिपेंड करती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट में आती है। एम आई क्लियर? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। विच ग्रुप ऑफ द साइकोलॉजिस्ट का जो ग्रुप है सब्सक्राइब टू द व्यू अ पर्सन साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होता है सिमिलर, कि एक पर्सन का साइकोलॉजिकल और उसका फिजियोलॉजिकल आइडेंटिकल है। तो ये किस चीज, ये आपका कौन सी थ्योरी बताती है? तो दिस इज द एसआर एसोसिएशन। ठीक है, जो कि हमारे स्टिमुलस और हमारे जो है आपके रिस्पॉन्स पे की थ्योरी पे बिलीव करते हैं, जो भी हमारे बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है, वो इस चीज को समझते हैं कि हमारी साइकोलॉजी और हमारी जो फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट बोला गया है, ये हमारे बिहेवियर जो है थ्योरी में आता है, एंड दैट इज द एसआर एसोसिएशनिस्ट होते हैं। और रिलेटिवली गाइस, रिलेटिवली जो परमानेंट चेंज रहता है, ठीक है, जो चेंजेस आपकी लाइफ में होते रहते हैं वो लर्निंग को डिफाइन करते हैं। याद रखिएगा, लर्निंग की बेस्ट डेफिनेशन है। आप मुझे बताएंगे हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। ठीक है जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे। कंडीशनिंग एज अ मेथड ऑफ लर्निंग प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन दी एटीट्यूड, में आपकी बहुत मदद करता है। ये वाला क्वेश्चन कुछ नया था कि कंडीशनिंग जो होती है, मतलब आप मान लीजिए जैसे आप आपने कोई क्वेश्चन का मुझे आंसर किया, तो मैंने कंडीशन कर दिया कि जो मुझे आंसर देगा, जैसे डॉग था, डॉग क्या था, बेल बजेगी उसका खाना आएगा, वो कंडीशन था। तो उसके एटीट्यूड में बदलाव आया कि जैसे ही वो बेल बजी उसका सलाइवा जो है क्या हुआ, सिक्रीट होने लगा ऑटोमेटिकली। तो दिस इज द चेंज ऑफ एटीट्यूड। किसी कॉन्सेप्ट, किसी फैक्ट या किसी रिलेशनशिप में नहीं आता है,
ये उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में बदलाव लाता है। ठीक है। ट्रेनिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, इसमें से कौन से एरियाज है इज द मोस्ट लाइकली द रिजल्ट इन द ग्रेटेस्ट ट्रांसफर। जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है, मान लीजिए जैसे हमारी एमएड में हमारी उसमें बीएड में हमारी जो है एक ट्रेनिंग होती है 1 महीने की, या जितने भी 40 डेज वट एवर, तो उस ट्रेनिंग के दौरान मेमोराइजेशन हमें अच्छा हो जाता है, परसेप्शन हो जाता है, हैबिट का फॉर्मेशन हो जाता है, या जनरलाइजेशन होता है। गाइस, हमें एक जनरलाइजेशन होता है, सामान्यकरण की, जब हम एक्चुअल क्लासरूम में, क्लासरूम एनवायरनमेंट में जाएंगे, उस दौरान क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर टू बी एक्सपेक्टेड, ये सब चीजें हम लोग अपनी ट्रेनिंग के दौरान देखते हैं। मान लीजिए कोई एयरफोर्स में है, तो उसकी जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी जो है आपकी आर्टिफिशियल चीज़ों पे की जाती हैं, ताकि ताकि जब वो एक्चुअली जो है प्लेन जो है उड़ाएंगे, या एक्चुअली जब वो अपने फील्ड में जाएंगे, तो वहां पर उनका जनरलाइजेशन जो उन्होंने नकली चीज़ों पे या जो भी उन्होंने आर्टिफिशियल चीज़ों पे ट्राई किया है, वो तो बेसिकली ट्रेनिंग क्या लाती है, ट्रेनिंग लाती है जनरलाइजेशन। ठीक है। यहाँ के 2 क्वेश्चंस मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। पहली चीज़ थी कि कंडीशनिंग जो होती है वो हमारे एटीट्यूड में बदलाव लाती है, प्लस जो ट्रेनिंग रहती है हमारी, जो हम ट्रेनिंग करते हैं, वो हमारी जनरलाइजेशन में बदलाव लाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन है डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का, इसमें कुछ भी करने को नहीं है, मतलब आपको कुछ बोला नहीं, जैसे रेटिंग ऑफ द आर्ट, ड्राइंग बाय 3 प्रोफेसर्स ऑफ द आर्ट, तो यहाँ बेसिकली आपका ये जो है ऑपरेशनल में नहीं आता है। क्राइटेरियन डिफर करता है, क्राइटेरियन रिलेटेड एविडेंस डिफर्स फ्रॉम द रेफरेंस टेस्ट, यानी एविडेंस जो है वो बेसिकली टेस्ट से डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट है वो एक क्राइटेरिया को फॉलो करता है, और एविडेंस जो होता है वो वैलिडिटी को फॉलो करता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूनिक क्वेश्चन। यस। ठीक है। आ जाओ, मैंने ये आपको व्हाट्सअप कर दिया ये वाला क्वेश्चन। विच डिज़ाइन हैज़ द वीकेस्ट इंटरनल वैलिडिटी। सबसे कम जो इंटरनल वैलिडिटी होती है वो सबसे कम आती है 1 ग्रुप पोस्ट टेस्ट में, 1 ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट। गाइस, ये होती है पोस्ट टेस्ट में सबसे वीकेस्ट होती है। ठीक है। सबसे वीकेस्ट जो वैलिडिटी आपको मिलेगी वो होगी 1 टाइम जो होता है, यानी कि पोस्ट टेस्ट, एक ग्रुप और एक ही बार होता है। कोरिलेशनल शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप आपको मिलेगा ये -0.75 में। Which of the following correlations shows the strongest relationship? Options are 0.50, option B -0.75, option C 0.67, option D -0.30. गाइस, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप ये आपका ये ऐसे हो जाता है, तो ये 75 हो गया, और ये आपका 0.30 हो गया, तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, ये वाला, तो आपका ये वाला आंसर आता है -0.75 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशन में नेगेटिव का नहीं रूल रहता, एब्सोल्यूट वैल्यूज ली जाती है रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, साइन के रिगार्डलेस उसमें ली जाती है।
ठीक है। सिलेक्शन स्ट्रेटाफाइड चला गया था। स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? स्ट्रेटाफाइड इट टेक्स द रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम ईच सब ग्रुप। हमने जो सब ग्रुप्स बनाए होते हैं उसमें से हम लोग सैंपल लेते हैं, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है। The selection of appropriate comparison groups is crucial in ex post facto research. Guys, ex post facto में क्या होता है? क्योंकि आफ्टर जो है सिचुएशन या आफ्टर ली जाती है, तो इफ द ग्रुप्स आर इनकरेक्टली चूजन, अगर हमने गलत ग्रुप ले लिया है तो ट्राइबल हाइपोथेसिस में भी मोर प्लॉसिबल हो जाती है, तो गलत शो होने लगते हैं। दिस इज अ वेरी क्रूशियल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स इज नॉट द डिस्क्रिप्टिव? एक होती है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, और एक दूसरी होती है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। क्या होती है? इन्फ्रेंशियल। तो जो हमारी इसमें से नहीं है, जैसे वेरिएंस है, स्टैंडर्ड एरर है या कोरिलेशन है, ये हमारे डिस्क्रिप्टिव में आता है। टी टेस्ट हमारा इन्फ्रेंशियल में आता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इनटू नॉलेज, जब हम नॉलेज में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज द एनालिसिस ऑफ द डेटा, राइट? दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द डेटा। द पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक डू नॉट डिफर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डेटा। क्यों? हम टाइप ऑफ डेटा मतलब डेटा का टाइप कैसा है उस पर नहीं करते हैं, बल्कि नेचर ऑफ द डेटा, द पर्पस ऑफ द स्टेटिस्टिकल टेक्निक जो होती है फॉल्स इनटू डिफरेंट डोमेन्स। तो हम लोग पैरामीटर को नेचर ऑफ द डेटा पे देखते हैं, बेसिस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज, जब हम नई नॉलेज बनाते हैं तो उसको रिसर्च कहते हैं। टी टेस्ट जो होता है वो कंपेयरिंग द मीन्स, टू ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करते हैं टी टेस्ट में। ठीक है। विच टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस इज दैट? किस तरह की हाइपोथेसिस है कि जो 9th ग्रेड का जो मीन स्कोर है ऑन मैथमेटिक्स में सेल्फ एफिशिएंसी स्केल ऑफ द क्लासरूम कंडीशन पे विल नॉट बी हायर देन द मैथमेटिक्स सेल्फ एफिकेसी। यहाँ पर स्केल इन द टेस्ट कंडीशन इज नॉट हायर देन दी मैथमेटिक्स की, जो उसके 9th ग्रेड में जो मीन स्कोर आया है वो हायर नहीं है। तो ये किस तरह का है? एक तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो ये एक नल हाइपोथेसिस हो गया। दूसरा ये ऑपरेशनल, ये डायरेक्शनल है, यहाँ पे आपको डायरेक्शंस गिवन है, एवरीथिंग इज क्लियर, तो ये डायरेक्शनल है यहाँ पे। ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो ट्रेंड है इन द करंट इंडियन रिसर्च सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, वो क्या है? डेवलपिंग। ये आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ये भी थोड़ा सा आपका जो है जनरल बेस्ड है, तो ये आराम से हो जाएगा। गुजराती लैंग्वेज एक टीचर हैं जो गुजराती जो है लैंग्वेज पढ़ाती हैं, ग्रेड 6, वो ऑब्जर्व करती हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं, मतलब बहुत ही गलत तरीके से बोल रहे हैं। तो योर एडवाइस इज टू फॉर द टीचर टू इम्प्रूविंग द प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी? वो यहाँ कौन सा मेथड लगाए? वो यहाँ पे ऑब्वियसली एक्शन। जब हमारी कोई इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं तो वो हमारी एक्शन रिसर्च में आता है। ठीक है।